हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 36 है। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण एवं धारणी विकास को। पर्यावरण एवं धारणी विकास के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है पर्यावरण क्षरण, कारण, प्रभाव एवं निदान। पर्यावरण क्षरण के क्या कारण हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसके निदान क्या क्या हो सकते हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो ये पहला टॉपिक है। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर टू पार्ट ए के सारे लेक्चर अपलोड हैं, पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें। इसके अलावा जितने भी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए के जितने भी पहले के टॉपिक हैं, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तब पर्यावरण एवं धारणी विकास के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है पर्यावरण क्षरण। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्षरण अपन क्या किसको कहेंगे, कि पर्यावरण किस स्थिति से या कौन से ऐसे मानक उसके लिए हम तय करेंगे कि जिसके बाद अपन को लगेगा कि पर्यावरण अब क्षरण हो रहा है, या पर्यावरण में जो भी कमियां हो रही हैं वो हमारे वजह से हो रही हैं, या फिर उनके मानकों में हम कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो पर्यावरण के अंतर्गत पूरा ये अपना जो भी एक इन्वायरमेंट है, या आप जो चीज़ देख पा रहे हैं, जैसे वो वायु हो, जल हो, मृदा हो, जीव जंतु हो या हम हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जो अपन देख पाते हैं या समझ पाते हैं, जहाँ अपन निवास करते हैं, वो सभी के सभी पर्यावरण को ही माना जाता है। अब ऐसे ही पर्यावरण की एक स्थिति होती है जो कि न्यूट्रल स्थिति होती है, जिसकी वजह से ना तो पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान होता है, ना कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु या मानव या जिस तरह का समाज उसमें एग्जिस्ट करता है, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। तो उसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं कि पर्यावरण का ये एक मानक स्थिति है। अब जब उसी मानक स्थिति में किसी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या फिर व्यक्तिगत कारण हो या फिर जैसे मानवीय कारण हो, प्राकृतिक कारण हो या मानवीय कारण हो, इन दोनों कारणों की वजह से अगर पर्यावरण की जो मानक स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट या वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का इकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पर रह पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें डिस्टर्बेंस शुरू होता है और उसके पर्यावरण या उसके जो मानक है उसमें धीरे धीरे से क्षतियाँ होने लगती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण क्षरण कहते हैं। पर्यावरण क्षरण से आशा है पृथ्वी की संपूर्ण जैव एवं अजैव संसाधन, इसमें जितने भी जैविक और अजैविक जो भी संसाधन है, चाहे वो मृत हों या फिर जीवी, सजीव या अजीव, जिस प्रकार के आप संसाधन मान सकते हैं, वो सभी पर्यावरण की ही पार्ट माने जाते हैं, का समुच्चय है। इसमें वायु, जल, मृदा, वन, जीव जंतु आदि आते हैं, जबकि निम्नीकरण क्षरण का आशय है। गुणवत्ता या मात्रा में कमी होना, इस तरह पर्यावरण क्षरण का आशय होगा पर्यावरणीय संसाधनों में आने वाली गुणात्मक एवं मात्रात्मक कमी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को पर्यावरण क्षरण कहते हैं कि किसी भी पर्यावरण में उसके गुणात्मक और उसके मात्रात्मक जो एक स्थिति है, उसकी क्वालिटी और उसकी जो मात्रा है, उसमें अगर कमी देखने को मिलती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण का क्षरण कहते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। पर्यावरण क्षरण से तात्पर्य पर्यावरण की उस अवस्था से है जब इसके भौतिक घटकों में निरंतर क्षय होने लगता है। क्षरण की इस प्रक्रिया में जैविक प्रक्रियाओं, खासकर मानवीय गतिविधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पर्यावरण मूल्यों, मानकों में गिरावट की प्रक्रिया पर्यावरण क्षरण कहलाती है। आप अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना भी इसको डेफिनेशन पे लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कि पर्यावरण मूल्यों, मानकों में गिरावट की प्रक्रिया पर्यावरण क्षरण कहलाती है। अब सबसे पहले जो पूछा जाता है कि पर्यावरण क्षरण क्या है, तो ये तो अपन ने जान लिया कि पर्यावरण की जो मानक स्थिति है और या उसके जो गुणात्मक और मात्रात्मक स्थिति है, उसमें जो कमियां आएंगी या उसके उसके स्थिति में जो बदलाव आएगा, उसे हम पर्यावरण क्षरण कहेंगे। इसके कारण क्या है कि किन किन कारणों से पर्यावरण में भी लगातार ह्रास देखने को मिलता है। तो कारण है पर्यावरण क्षरण बहुत सारी गतिविधियों का योग या समुच्चय है जिन्होंने सम्मिलित रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारणों में हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है वनों का ह्रास, पर्यावरण क्षरण। वनों का ह्रास और पर्यावरण क्षरण। तो वन राष्ट्र की अमूल संपत्ति होते हैं। वनों से ही काष्ठ उद्योग एवं अन्य के उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। साथ ही आवास, अच्छी मिट्टी, जलावन के लिए लकड़ी आदि भी वनों के कारण ही उपलब्ध हो पाता है। मिट्टी संरक्षण और वर्षण में भी वन उपयोगी हैं। आज का मानव अपने अपने विकास के लिए वनों के पर्यावरणीय और जैविक महत्व को अनदेखा कर रहा है, अतः निरंतर वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है। जितनी सारी चीज़ें हैं, ये वन की स्थिति पे क्या हो रही है, कमी कर रही है। किसकी वजह से, जितने भी अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर अपन विकास के नाम पे जितने भी उन पर क्षति पहुंचाते हैं, तो पर्यावरण की जो वास्तविक स्थिति है उसमें लगातार क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिलती है। और इस गिरावट की वजह से ही वनों का जो वास्तविक स्थिति है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसाइज हो रहा है, कम होते जा रहा है और सिकुड़ते जा रहा है। पर जो जंगल का क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण में लगातार ह्रास देखने को मिलता है। तो एक एक कारण है वनों का ह्रास पर्यावरण के लिए क्षरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। संसाधनों का अति दोहन, ये भी एक प्रमुख कारण है।
चाहे वह पर्यावरण संसाधन हो, जैविक संसाधन हो, अजैविक संसाधन हो, किसी प्रकार के संसाधन हो, व्यक्तियों ने उनका एक स्थिति के बाद से अति दोहन करने लगा है। जो एक सिस्टम बना रहता है कि पर्यावरण पे आप इतना ही चीज़ इस्तेमाल करें जितना कि वो निर्मित कर सके, लेकिन एक स्थिति के बाद लोग जो मानवीय औद्योगिकरण या फिर जिस तरह से नगरीकरण को बढ़ावा मिला है उसमें लगातार लोग अपने फ़ायदे के लिए और मुनाफा कमाने के लिए बहुत अधिक पर्यावरण का दोहन करने लगे हैं, जिसके वजह से भी पर्यावरण को क्षरण देखने को मिलता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के अंधी दौड़ में खनिज संसाधनों का अधिक दोहन किया गया, साथ ही इनका अत्यधिक उपयोग के कारण पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, हम घटते ऊर्जा संसाधनों में, कम होते जंगलों में इनका प्रदूषित वायु और पेयजल संकट देख सकते हैं। जैसे ही आप संसाधनों का अति दोहन करेंगे आपके सामने संकट किस रूप से दिखेंगे, तो उसमें क्या होगा, जंगलों की कमी आप देख ही रहे हैं, प्रदूषण आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जितने भी प्रदूषण के कारण हैं वो यही है कि संसाधनों का अति दोहन या फिर उनका प्रोडक्शन अति करना, पेयजल का संकट देखना, भूमि की प्रॉब्लम्स देखना, इसके अलावा जितने भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हैं या फिर हमारे अंदर जो भी परेशानियां होती हैं या रोगों को जो जनित करते हैं वो इन्हीं की वजह से पैदा हो रही हैं। कृषि विकास और पर्यावरण क्षरण। कृषि विकास के नाम पर भी बहुत ज़्यादा आजकल अपन मृदा को दूषित कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर्यावरण क्षरण में। कृषि में आए तकनीकी विकास तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण अब खाद्यान्न समस्या उतनी गंभीर नहीं रही। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग अधिक उत्पादन द्वारा पूरी कर दी गई, पर यह सब पर्यावरण के बलि देने से ही संभव हो सका है। कैसे, तो आप उसको बता सकते हैं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि द्वारा, जैविक समुदायों में परिवर्तन लाकर। तो ये सारे जितने भी उर्वरक हैं उससे क्या है, मृदा को बहुत ज़्यादा प्रदूषित किया गया है, जिसकी वजह से मृदा अब उर्वरक नहीं बना पाती है और उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो आप खाद्यान्न खा रहे हैं उनमें भी इन रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव देखने को मिलता है। सिंचाई सुविधाओं का इतना ज़्यादा विकास किया गया है कि जो भूमिगत जल है उसका लेवल लगातार गिरते जा रहा है और पानी जो जल संकट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जैविक जो समुच्चय हैं उन पर रासायनिकों का प्रयोग कर करके उनके समुच्चयों पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से अब जो नई कृषि एग्रीकल्चर जो तकनीक है जिसकी वजह से मृदा को वापस जीवित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर अपने आप को इनहेल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण। जनसंख्या वृद्धि भी पर्यावरण क्षरण का एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण पृथ्वी पर हर उस गतिविधि में तेजी आई है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही शहरों का विस्तार हो रहा है, नगरों में वृद्धि हो रही, कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, अंततः इसके कारण जैविक संतुलन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम संसाधनों के दोहन के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ नगरीकरण का विकास होगा, विकास के नाम पर जितना औद्योगिकरण को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो चीज़ें ज़्यादा दोहन होगी। साथ ही साथ इस पर डिस्टर्बेंस लगातार बढ़ता जाएगा। किस पर, इसका जितना भी प्रेशर है या दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है। और पर्यावरण इस दबाव को कैसे अपने पर इनहेल कर पाती है, वो उस स्थिति को देखा जाएगा कि आप कितने स्थिति तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि धीरे धीरे उसका जो मानक स्थिति है या जितने भी पर्यावरण है उसकी स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। मृदा का क्षरण। मृदा के क्षरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो वनों का ह्रास होना, दूसरा कृषि में बहुत ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्सों का उपयोग करना। औद्योगिकरण और शहरी जरूरतों के कारण निर्वनीकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। इस वजह से मृदा के कटाव में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण देश के कई भागों में देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ इसके प्रमुख उदाहरण है। जो बीहड़ है वो उसमें मृदा क्षरण का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें मुरैना और भिंड जिले में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मृदा क्षरण का सबसे बड़े कारणों में भी यही है। इसके अलावा औद्योगिक विकास और पर्यावरण क्षरण। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण मानव की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, साथ ही समृद्धि भी। पर दूसरी ओर औद्योगिक विकास के कारण औद्योगिक कचरे, प्रदूषित पानी, जहरीली गैस, धुआं, राख जैसी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में उपयुक्त सभी का महत्वपूर्ण भूमिका है। औद्योगिकरण जितना बढ़ेगा पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। तो जो इसका क्षरण का कारण है उसमें औद्योगिकरण भी एक प्रमुख कारण है। नगरीकरण है पर्यावरण क्षरण। तो नगरीकरण जिस तरह से बढ़ता है तो उसमें क्या करता है, हम वो वहाँ के जो आसपास का वातावरण है या फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको इससे कैसे नुकसान पहुँचता है, क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ेगा वहाँ पे जो वन है उनको नुकसान पहुँचेगा, उनकी कटाई होगी, उसके साथ ही विकास के नाम पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण को डिस्टर्बेंस किएंगे, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से जो संसाधन है उनका दोहन किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर औद्योगिकरण के साथ ही घरों का डेवलपमेंट हो, ये सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण लगातार प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही वनों एवं कृषि योग्य जमीन में भी कमी आती जा रही है। नगरीकरण के कारण विकसित
विकसित एवं विकासशील दोनों तरह के देशों के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। वायु प्रदूषण, यातायात के संसाधनों और औद्योगिक क्षेत्रों में निकलने वाला हानिकारक धुआं वायु की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इससे वायु प्रदूषण कहते हैं तथा वायु प्रदूषण पुनः पर्यावरण के अन्य भागों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बहुत सारे परेशानियां होती हैं, साथ ही साथ जो पर्यावरण है उसकी स्थिति को लगातार गिरा देता है, क्योंकि जैसे जैसे वायु प्रदूषण होता है वैसे वैसे पर्यावरण को भी इसका नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ मानवीय जो गतिविधियाँ हैं उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। जो आधुनिक उत्पादन तकनीक है उसे भी पर्यावरण क्षरण को एक कारण माना जाता है। अगर वर्तमान परिवहन पर्यावरण संकट को आधुनिक उत्पादन की तकनीक का ही परिणाम कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। रासायनिक उर्वरकों के कीटनाशकों के प्रयोग से जल व जमीन दोनों को प्रदूषित किया है। इससे मिट्टी के भौतिक रासायनिक संरचना एवं तत्वों में कमी हुई है तथा विषैले तत्वों में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को क्या पड़ रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। जल प्रदूषण, शहरी और औद्योगिकरण अपशिष्ट में परंपरागत जल संसाधनों जैसे नदियों कुओं में मिल जाने से जल की गुणवत्ता में ह्रास होता है तथा ये पुनः पेड़ पौधों को जीवों को नुकसान पहुंचाता है। अब ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पर्यावरण क्षरण के कारण क्या है। तो इसको दो तरह से अपन बांट सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं सामाजिक कारण और एक होता है आर्थिक कारण। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? तो बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, शहरीकरण और जीवन शैली में परिवर्तन, ये सामाजिक कारण हो सकते हैं। और आर्थिक कारण है कृषि में विकास, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास। ये तीनों सभी चीज़ें पर्यावरण क्षरण के सबसे प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा पर्यावरण क्षरण में अपन ने जो देखा है वो है वनों का ह्रास, संसाधनों का अतिदोहन, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि और पर्यावरण के क्षरण, मृदा का क्षरण, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, साथ ही साथ आधुनिक उत्पादन तकनीक। ये सभी चीज़ें पर्यावरण क्षरण के लिए प्रमुख कारणों में से हैं, जिनकी वजह से पर्यावरण को लगातार नुकसान होते जा रहा है और उसके पर्यावरण का जो एक मानक स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा पर्यावरण की स्थिति खराब हो चुकी है वर्तमान में। अगला है पर्यावरण क्षरण के प्रभाव। पर्यावरण क्षरण, अगर जैसे जैसे पर्यावरण की स्थिति गिरती जाएगी, पर्यावरण खराब होगा, पर्यावरण को जितना ज़्यादा आप प्रदूषित करोगे या उसको नुकसान पहुंचाओगे वो उतना ज़्यादा किसको, आपको ही इफेक्ट करेगा, आपके ही स्वास्थ्य को या आपकी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो पर्यावरण क्षरण एक वैश्विक समस्या है जिसके प्रभाव व्यक्ति, समाज व देश पर व्यापक रूप से पड़ता है। इसमें सभी लोगों को पड़ेगा, क्योंकि ये पर्यावरण, जितना ज़्यादा आप पर्यावरण को संरक्षित करके रखोगे या उसके संरक्षण को रोक पाओगे उतनी ही आपकी जीवन शैली या आपकी लाइफ स्टाइल में या फिर आपकी जो जीवन शैली उसमें बदलाव मिलेगा और आपको अच्छी बेहतर जीवन जीने का मौका मिल पाएगा। तो प्रभाव इसका क्या है? जैव अजैव तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, दोनों तंत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जैव तंत्र पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। अजैव मतलब पूरी की पूरी जो इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें सभी चीज़ों पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रकृति के सह अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा, मूल्यों और मानकों पर प्रभाव पड़ेगा, जलवायु तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, खाद्य श्रृंखला पर जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, मानव समस्या के अंत का खतरा होता है, जलवायु परिवर्तन इसी का नतीजा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी जो देखने को मिलता है वो पर्यावरण के प्रभाव ही है, पर्यावरण के जो क्षरण हो रहे हैं उसका ही प्रभाव है। मानव जीवन का अस्तित्व का संकट कैसे होगा? वो होगा पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण के कारण जीवन के लिए आवश्यक जल, मृदा, वायु तीनों की संदूषित हो गई हैं। जितना ज़्यादा ये प्रदूषित होंगी उतना ज़्यादा ये आपको जो आपके बेसिक चीज़ें हैं उनकी डिमांड आप करोगे और आपको नहीं मिल पाएंगी, जो कि जीवन का आधार है। मृदा में बढ़ती लवणता, वायु की गुणवत्ता के ह्रास तथा जल की गुणवत्ता में गिरावट से कई गंभीर बीमारियां जन्म ले रही। इसी तरह हानिकारक रसायन के गैर विविधतापूर्ण उपयोग करने से ओजोन क्षरण जैसी समस्याएं और मिनीमाता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इंपॉर्टेंट, आप जितना ज़्यादा आप कृषि में आजकल देखेंगे तो पेस्टिसाइड्स और फिर इन सब चीज़ों के उपयोग से आप जितना ज़्यादा उनको यूज कर पा रहे हैं या फिर आप प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा जो अस्थमा के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, वो इसी के वजह से कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जो कि आपको आपके अस्तित्व या मानव जीवन के जो अस्तित्व है उसका पूरे अस्तित्व पर ही खतरा पैदा करता है या सवालिया निशान पैदा करता है। आर्थिक ह्रास, हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पर्यावरणीय क्षरण के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में वृद्धि हुई है। जितना ज़्यादा पर्यावरण उधर डिग्रेड होगा या फिर उसका क्षरण होगा उतना ज़्यादा ही मानव के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके खान पान पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उनके जो जीवन शैली है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा निर्वनीकरण तथा वन्यजीव प्राणी ह्रास के कारण भारत में वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद पर 3 गुना अपव्यय हो चुका है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको नुकसान पहुँचाएंगे और उसको आप
इनहेल करने की कोशिश करेंगे, दोबारा उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसका सामाजिक प्रभाव आप देख सकते हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्षरण का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव विश्व के गरीब देशों तथा समाज के कमजोर तबकों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि इनको जो जीवन शैली थी उन पर बदलाव होगा, इन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही साथ ये पर्यावरण को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया नहीं है, दूसरे लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, पूंजीवादी जो युग शुरू हुआ, उन सब चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, परेशानियाँ, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो झेलेगा वो गरीब तबके या कमज़ोर तबका का व्यक्ति ही झेलेगा। उदाहरण के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, जिससे कि निचले भूमियों में रहने वाले निवासी प्रभावित होंगे। इससे विस्थापन की समस्या तथा अप्रशासन की समस्याएं उत्पन्न होंगी। कृषि में आवश्यक भूमि, खाद्यान्न आदियों पर भी इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि लगातार उनकी कीमत बढ़ेगी और लोग उसको परचेस करने पर असफल हो जाएंगे। हालांकि पर्यावरण एक ऐसा चीज़ है जिससे सभी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जीवन शैली सबकी बदलेगी और सभी को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और इससे मरने की बहुत ज़्यादा जो अस्तित्व है मानव जीवन को, उसके खत्म होने का बहुत ज़्यादा संकट लगातार बढ़ता जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पर्यावरण क्षरण को अगर अपन निदान के बारे में नहीं सोचते कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सके, तो वो लगातार हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा करेगा और नई नई बीमारियां पैदा करेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करने को देखने को मिलेगा भविष्य में, और लगातार लोग इससे परेशान होते जाएंगे। तो पर्यावरण विकास की अंधाधुंध दौड़ में क्षति पहुंची है, जो कि पर्यावरण गुणवत्ता में कमी को रूप में उपस्थित है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसके कारण वनों का नाश होना, मृदा का प्रदूषित होना, जल व वायु की गुणवत्ता में विनाश होना, संसाधनों के सीमित होते जाना, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व में संकट होना, जलवायु परिवर्तन जैसी महाविविधता पर्यावरणीय क्षरण का ही प्रभाव है। बहुत सारी चीज़ें आप देख रही होंगे, जो प्रजातियां वो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पर्यावरण था या वन था, उनके ह्रास के कारण उनके जो रहने का स्थान था या फिर जहाँ पे वो अनुकूल को महसूस करते थे, वो सारी जगहों पे अब नगरीकरण की वजह से विकास के नाम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास की स्थिति पर उनके जो आवास है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से उनके अस्तित्व को लगातार खतरा पैदा हुआ है। मृदा संरक्षण। पर्यावरण निम्नीकरण का सबसे व्यापक प्रभाव मृदा की स्थिरता व गुणवत्ता पर पड़ा है। मृदा अपरदन की समस्या, मृदा की लवणीय होने की समस्या से निपटने के लिए व्यापक वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाना, इससे कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शामिल करना। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुंटूर फार्मिंग, इसके अलावा फसल चक्रण द्वारा भी मृदा संरक्षित कर पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो ये सारी विधियां हैं कि मृदा को संरक्षण कैसे करेंगे। आप मृदा को संरक्षण कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप पर्यावरण को बचा रहे हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से लिंक है। पर्यावरण संरक्षण, पुनरावृत्ति करना, रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण में। आप जितना ज़्यादा रिसाइकलिंग को अपनाएंगे, पुनर्चक्रण को अपनाएंगे, उतना ज़्यादा पर्यावरण को आप संरक्षित कर सकते हैं, उसको नुकसान होने से बचा सकते हैं। लगभग सभी चीज़ों को पुनरावृत्ति की जा सकती है। ऐसे उत्पादों को खरीदने की कोशिश करें जो पुनरावृत्ति करने में सक्षम हो। कांच, कागज़, प्लास्टिक या धातु, इन सभी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। खाली जार, शराब की बोतलें, टूटा चश्मा, कोई वस्तु जो कांच से बनी हो अब उपयोगी नहीं है, ऐसी चीज़ों को पुनरावृत्ति होनी चाहिए। इसके अलावा पुराने अखबारों, कागज़, गत्ता आदि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सभी की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको रिसाइकलिंग सभी को होना संभव करना चाहिए, और ऐसी तकनीकों का विकास होना चाहिए जिससे कि रिसाइकलिंग को बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जा सके, जिससे कि पर्यावरण क्षरण को रोका जा सके। दूसरा है पानी की खपत को कम करना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई है तो पानी का यूज़ भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उसमें जो जलीय जितने भी स्रोत हैं उन पर भी एक तरह से दबाव बढ़ेगा। तो जल ही जीवन है। स्वच्छ और ताज़ा पानी समय के साथ और अधिक से अधिक कीमत होते जा रहा है। जैसे अब लगातार देख रहे हो कि पानी का डिमांड हर जगह चल रहा है, हर सिटियों में आजकल पानी खरीद कर ही पिया जा रहा है, क्योंकि पानी उपलब्ध ही नहीं है लोगों के पास। और अगर हम अब तक उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य में पानी सोने से अधिक कीमत होगा। साथ ही साथ पानी आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप पानी उपयोग ही नहीं कर पाओगे, तो आपके जीवन कैसे आप संभव कर सकते हो। जिन जगहों पर पानी या जल संकट है, आप उन्हें एक बार उन जगहों पर आप जाकर देखेंगे या उन लोगों से मिलकर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। बिजली के उपयोग को कम करें। एक बार जब हम बिजली के उपकरण का उपयोग कर लें चुके हों तब उसे बंद कर दें। इससे आप अपने बिजली के बिल को ही नहीं बल्कि ऊर्जा को भी बचाएंगे। एलईडी, सोलर लाइट, नवीनीय ऊर्जा, ये सारे एक विधि है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप एक तरह से पर्यावरण को मदद कर रहे हो।
इसके अलावा पौधे लगाकर भी आप पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को बेहतर तरीके से इनहेल किया जा सकता है और दोबारा वनीकरण करके वनों को स्थिति में बदलाव करके भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है और हम उन्हें उगाने की बजाय काट देते हैं। हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो जीवन में काफ़ी सुधार होगा, हवा साफ होगी, पेड़ों की संख्या वापस समान हो जाएगी, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कम होती दिखेंगी। आप जितना ज़्यादा वनों को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ पेड़ों को लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप पर्यावरण को सक्षम बना सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। वाहनों के प्रयोग में बदलाव, आप वाहन जितने भी हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और कम से कम वाहनों का उपयोग करें, क्योंकि जो वाहन या फिर नए तरीके से जो वाहन है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप जब नवीकरण ऊर्जा को अपनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी आप हैंडलिंग आपकी इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवास और खाद्यान्न के लिए भूमि उपयोग में गैर तर्क संगत उपयोग किया गया है। इसी संबंध में वन कृषि बंजर भूमि के लिए नीतिगत पहल की गई है। वर्ष 1985 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा वर्ष 1976 में सामाजिक मानकीय कार्यक्रम प्रबंधन किए गए हैं। ये सारे एक तरह से पहल किए गए थे, जिससे कि जो बंजर भूमि है उनका बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके और लोगों को इसका फ़ायदा मिले, साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या के बोझ को समाहित किया जा सके। जो सबसे बेस्ट है वो है धारणी प्रबंधन। अगर आप पर्यावरण को संरक्षण चाहते हैं तो आपको धारणी प्रबंधन ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण निम्नीकरण के संसाधनों का अतिदोहन किया गया है, जिससे वर्तमान समस्या पैदा हुई है। अतः यह आवश्यक है कि विकास के दृष्टिकोण से धारणी प्रबंधन से आशय से संसाधनों का ऐसा उपयोग है कि जिससे कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती तथा आने वाली पीढ़ियों के जरिए भी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। धारणी प्रबंधन का सिंपल सा मतलब है कि आप पर्यावरण का उतना ही इस्तेमाल करो कि आपके लिए वो सफिशियंट हो और उससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि आपको जो चीज़ें अभी मिल रही हैं आप अपने लिए यूज कर लेते हो, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको नहीं मिल पाता वो सारी चीज़ें, क्योंकि सभी के लिए वो इक्वल हैं और सभी को उनका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबके लिए बराबर है। वैश्विक स्तर पर सतत पर्यावरणीय विकास के संबंध में रियो सम्मेलन 1992, जिसे पृथ्वी भी कहते हैं, तथा धारणीय विकास के संबंध में वैश्विक रणनीति तय की गई तथा भारत इस सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। तो ये आपको एक तरह से याद रखना है। पर्यावरणीय मानकों के निपटान के लिए विशेषीकृत हरित न्यायाधिकरण की स्थापना आदि ये प्रयास किए गए भारत सरकार की, जो एनजीटी का स्थापना किया गया। पर्यावरण संरक्षण की विधियाँ, तो कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं? तो नीति और नियामक ढांचा, जो सरकार है उनको अगर नीतियाँ बनाई जाएँ या एक तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बेहतर तरीके से ऑप्शन उपलब्ध कराया जाए तो ये बेहतर तरीके से कार्य करेगी। क्योंकि वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंची है। यदि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में मानव अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण के आवश्यक प्रयास किए जाएं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा संबंधित संस्थाओं व कानून का निर्माण तथा अन्य संरक्षणकारी उपाय किए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। भारत में भी इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है, जो कि पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों को देखती है और इनके लिए एक नियामक ढांचा बनाती है। इनके लिए एक बेहतर तरीके से कैसे आप पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है नीतियाँ बनाती हैं, जिससे कि जो आप अंधाधुंध आपका उपयोग किया गया है या फिर उनको जो हानि पहुंचाई गई है उसको कम से कम हानि पहुंचाया जा सके। तो पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है। इस मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कानूनों का निर्माण, संस्थाओं की स्थापना, कार्यक्रम की संरचना आदि किए जाते हैं। यह भारत में वनस्पति एवं जीव जंतु संरक्षण के लिए कार्य करता है। जितने भी पर्यावरण से संबंधित आपको नीति या फिर प्राधिकरण या जितने भी अधिनियम हैं वो सारे पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो प्रदूषण नियमन यूनियन यूएन से प्रत्यक्ष संपर्क रखता है। जितने भी प्रदूषण से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके साथ ये संपर्क रखता है। यूनाइटेड नेशन के साथ भी इसका वार्ता होता है और ये प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखता है। साथ ही साथ ये पूरे देश के जो पर्यावरण इकोसिस्टम उसका नियमन के लिए नई नई नीतियाँ बनाता है। इसी के अंतर्गत एक संस्था है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 1974 में इसका गठन हुआ था। पेयजल प्रदूषण का कार्य करता था जब 1974 में गठन हुआ था। 1981 में वायु को भी इसमें जोड़ दिया गया, वायु प्रदूषण का। 1986 में सभी प्रकार के प्रदूषणों को इसमें जोड़ा गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अब सभी प्रदूषणों को देखा जाता है और उनके नियमन के लिए बेहतर नीतियाँ बनाई जाती हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। आर्टिकल 48 है। 51A में पर्यावरण को शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हो या फिर कर्तव्य हो, ये दोनों में पर्यावरण को मिलता है। इसके अलावा मूल अधिकार में भी पर्यावरण आपको मिलेगा। 21A, अनुच्छेद 21A में आप देखोगे तो स्वच्छ वातावरण को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। साथ ही साथ हर किसी का इसको मूल अधिकार भी माना जाता है। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 संशोधन 1988, इसमें जल प्रबंधनों के बारे में जो नियामक संस्था है उसके बारे में भी बात किया गया है कि जल संसाधनों के प्रदूषित होने तथा उनके पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया है। जल संसाधनों का संरक्षण संरक्षित हानिकारक पदार्थों के प्रवाह को छोड़े जाने पर भी प्रतिबंधित करता है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी संस्थाओं के एक तरह से देख रेख करता है, निगरानी करता है और एक कंपनियों को एक विशिष्ट रूप से अपनी मानक स्थिति के अनुसार ही उन्हें यूज करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि कि बेहतर तरीके से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, वायु प्रदूषण को रोकने केंद्र और राज्य स्तर पर बोर्डों का गठन करना, ये वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया है, जो कि हर स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये PSC प्री में पूछा जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न कानूनों में एक रूपता लाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है, जिससे पर्यावरण मानवीय पर्यावरण संरक्षण की सुरक्षा हो सके। जीव जंतुओं का संरक्षण, संकट पर वनस्पतियों का संरक्षण, इसके अलावा जितने भी पर्यावरण से खतरा पैदा होने की संभावना है उन्हें भी संरक्षित किया जा सके। तो जो पहला टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके अंतर्गत आपको सारे टॉपिक्स याद रखना है कि उसके कारण क्या क्या हैं पर्यावरण क्षरण के, पर्यावरण क्षरण से कैसे अपन को मुक्ति मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके कारण क्या हैं, इसके अलावा उसका प्रभाव अपन को क्या क्या पड़ता है, कैसे स्वास्थ्य पे पड़ता है, एग्रीकल्चर में पड़ता है, इसके अलावा जितने भी प्रभाव हैं वो आपको आना चाहिए। साथ ही साथ इसके निदान के कारण सरकार क्या कदम उठा रही है और हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से मृदा को संरक्षित किया जा सकता है, पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये बस पहला वाला टॉपिक यहीं पर होता है। अब जो अगला लेक्चर है वो उसमें सेकंड टॉपिक को देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। साथ ही साथ अगर नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगा।